नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे समाजशास्त्र चैनल पर। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पीजीटी एग्ज़ाम के लिए या प्रवक्ता परीक्षा के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम पर और उसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे कि हम पूरे कोर्स को कैसे ठीक तरीके से समराइज करके और एक कंप्रहेंसिव ढंग से पढ़ाई कर सकें ताकि हम अपनी सफलता सुनिश्चित करें। चूँकि सीट्स कम हैं और कंपटीशन का लेवल अपने चरम स्तर पर रहता है, ये सभी को पता होगा। अब पहली यूनिट से स्टार्ट करते हैं। इसमें 9 यूनिट हैं टोटल, 9 यूनिट्स हैं इसमें टोटल और प्रत्येक यूनिट इंपॉर्टेंट है। कुछ यूनिट्स बड़ी हैं, कुछ यूनिट छोटी हैं। पहली यूनिट में कहा जा रहा है कि मौलिक समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, यानी कि बेसिक जो सोशियोलॉजिकल डेफिनेशंस या कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ बात की जाएगी। जैसे समाजशास्त्र, इसके अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र पर बात करी जाएगी। अब यहाँ पर ये जानना है कि यहाँ पर ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी को भी जानना है। समाजशास्त्र का उद्भव, विकास किन परिस्थितियों में हुआ, उसके लिए औद्योगिक क्रांति का क्या महत्व है, उसमें फ्रांस की क्रांति कहाँ तक जो है एक टूल की तरह काम करती है, ये हमें जानना है। और उसके बाद जो ऑगस्ट काम्टे का योगदान है उसको हमें ठीक से जानने की आवश्यकता है। ऑगस्ट काम्टे के जो है एक फादर कौन थे, आपको पता होगा, जो जिसने इनकी जो है बायोग्राफी पढ़ी होगी। फिर इनके टीचर्स के बारे में पता होगा कि सेंट साइमन या सेंट सिमोन के टीचर थे, है ना। अब बात उसके बाद फिर इसके आगे जब बढ़ेंगे तो समाजशास्त्र के उद्भव और विकास के बारे में जानने की कोशिश की जाती है। फिर उसके बाद समाजशास्त्र का अर्थ, कि समाजशास्त्र किन शब्दों से मिलकर बना है, समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है, इसके जैसे इसके स्वरूप जानने की कोशिश की जाती है कि ये कैसा विज्ञान है, स्वरूपात्मक है कि समन्वयात्मक है ना, इसकी प्रकृति वगैरह ये जानने की कोशिश की जाती है। जब हम अर्थ की बात करते हैं तो मैकाइवर एंड पेस से लेकर ऑगस्ट काम से शुरू करके बहुत से जो समाजशास्त्री हैं अलग अलग शब्दों में इसके अर्थ को बताते हैं। कोई इसे समाज का विज्ञान बताता है, कोई इसे जो है अनौपचारिक ढंग से जो है समाज की व्याख्या के बारे में बताता है। जैसे काम्टे ने तो समाजशास्त्र को बेसिकली एक क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस तक कहा कि समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है। इसके क्षेत्र के बारे में जानने की कोशिश की जाएगी, जैसे अर्थशास्त्र के साथ संबंध, राजनीति के साथ संबंध और भिन्नता, है ना, सभी विषयों के साथ इसके अंतर को समझने की कोशिश की जाती है। फिर कुछ बेसिक चीजें हैं कि समाज क्या है। तो आप सभी को एक डेफिनेशन पता होगी, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये एक बेसिक बात बोली जाती है। तो समाज के अनेक अलग अलग समाजशास्त्रियों के अनुसार अलग अलग अवधारणाएं हैं जिनको जानने की कोशिश की जाती है। इस समाज की विशेषताएं क्या हैं। अब जब यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो ये नहीं पूछा जाएगा सिंपल समाज की विशेषताएं क्या हैं। समाज अमूर्त होता है, समाज में सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों होती है, समाज में संघर्ष भी होता है, ये सब विशेषताएं हैं। लेकिन अब यहाँ पर अलग अलग चिंतकों के अनुसार उसको जानने की कोशिश की जाएगी। कुछ बुक्स होंगी, क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा। फिर अन्य उदाहरणाओं में संस्था किसे कहा जाता है, तो संस्था एक नियमबद्ध व्यवस्था है, पता ही है सबको। अब संस्था भी है तो संस्था पर अलग अलग समाजशास्त्रियों की राय जानने की कोशिश किया। उसी तरह से समुदाय, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, इन सब के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। ग्रामीण नगरीय सातत्यिकता यानी कॉन्टिनम के बारे में पूछा जाएगा। समिति क्या है, समिति पर अलग अलग समाजशास्त्रियों की राय क्या है, मैकाइवर, गिलिन एंड गिलिन, है ना। उसी तरह से अनेक जो संस्थाएं हैं, जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, ये संस्थाएं हैं। चूंकि ये मतलब बहुवचन शब्द है तो इसलिए एक से अधिक जानना जरूरी है। फिर सामाजिक समूह क्या होते हैं, सामाजिक समूह समाज के लिए कैसे प्रकार्यात्मक होते हैं, कैसे ये जो है समाज को व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करते हैं, ये सब चीज़ जाननी है। फिर परिस्थिति, ये परिस्थिति बिल्कुल नहीं है, ये स्टेटस है, स्टेटस और भूमिका यानी रोल, इसके बारे में जानना है। अलग अलग समाजशास्त्रियों की अलग अलग राय किस तरीके से।
फिर संस्कृति के बारे में जानना है। संस्कृति क्या है? संस्कृति जीवन जीने का ढंग है, परिस्थिति भूमिका, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये सब आप लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ रखी होंगी। सभ्यता क्या है ना? जो हम है वो संस्कृति है, जो हमारे पास है वो सभ्यता है। ये कुछ कोटेशंस हैं जो पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर भी बुक्स, ऑथर और डेफिनेशंस, कोड्स, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। आपको उनके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। इसलिए मैं कंप्लीट कोर्स लेकर आया हूं। जो भी लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो है फ़ोन नंबर है 7054161270। इस पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इस पर हमें आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं। अगला टॉपिक है सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसेस। अब सामाजिक प्रक्रिया सहयोग, समाज सहयोग के बिना नहीं चल सकता। उसी तरीके से प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा समाज के लिए अनिवार्य है। ये सब चीज़ें, संघर्ष क्या है, समाज में संघर्ष होता है कि नहीं होता है, संघर्ष से जुड़े जो है अलग अलग जो पद्धतियां हैं, जो मार्क्स की जो है कंसेप्ट हैं, है ना, ये सब चीज़ें जाननी है। पर संस्कृति ग्रहण क्या है, ये कंसेप्ट किसने दिया, इसका आशय क्या होता है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। समाजीकरण किसे कहते हैं, स्तरीकरण क्या है। समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। स्तरीकरण बेसिकली हायरार्की है एक तरीके से। जैसे IAS ऑफिसर होते हैं, उसके बाद क्लर्क होते हैं, है ना, चपरासी होते हैं, प्यून होते हैं, उसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब स्तरीकरण है। विभेदीकरण एक तरीके का डिफरेंटेशन है, लैंगिक आधार पर, सोशल आधार पर, है ना, ये सब चीज़ें। फिर तीसरी यूनिट में कहा गया है प्रारंभिक एवं समकालिक चिंतक या विचारक। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अब पश्चिमी चिंतक ऑगस्ट काम्टे या ऑगस्ट कोंत या ऑगस्ट काम्ट, इनके बहुत से नाम हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, जैसे इनके डेफिनेशन, जैसे इनकी मेथोडोलॉजी है, पद्धति शास्त्र, मैं आप लोगों को बताऊंगा तथ्य क्या होते हैं, अवधारणाएं क्या होती हैं, सिद्धांत क्या होते हैं, पद्धति शास्त्र क्या होते हैं, ये सब चीज़ें बताऊंगा। काम्टे के क्या क्या वर्क्स हैं, पॉजिटिविज्म जैसे इनकी थ्योरी है ना, और रूल ऑफ थ्री स्टेजेस, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस हैं, ये सब चीज़ें हैं। और काम्ट पहले किस प्रकार के चिंतक थे, बाद में इनकी जो है पत्नी की मृत्यु के बाद किस प्रकार के चिंतक हुए, मानवतावाद की तरफ बढ़े। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है और मार्क्स का जो मेथोडोलॉजी है उसे कहा जाता है डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म, द्वंदात्मक भौतिकवाद। वर्ग की अवधारणा है, अलगाववाद की अवधारणा है, पूंजीपतियों के लिए फिर इन लोगों की जो बुक्स हैं, है ना, ये सब चीज़ें इनमें याद रखनी। अब यहाँ कुछ कुछ दे रखे हैं, आपसे पूछेगा 50। स्पेंसर सामाजिक उद्विकासवादी चिंतक हैं, डार्विन से प्रभावित हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल इनकी बुक्स हैं, ये सब चीज़ें मैं अभी ब्रीफ आपको कर रहा हूँ। इमाइल दरखाइम एक फंक्शनल जो है चिंतक हैं, एक प्रकारवादी चिंतक हैं, जहाँ पर इनके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। ये सोसाइटी को सुई जनरस कहते हैं, सोशल सोलिडेरिटी की बात करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर इनकी पुस्तक है, सोसाइड इनकी पुस्तक है, सोसाइड के ये 3-4 टाइप बताते हैं। और मैक्स वेबर एक इंटरेस्ट जो है अंतः क्रियावादी चिंतक हैं। मैक्स वेबर ने स्टेटस ग्रुप के बारे में बात करी है, मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट एथिक स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में बात करी है। मार्क्स से वो भिन्न है और जो पॉजिटिव थ्योरी है उससे भी भिन्न है, और दोनों के सिद्धांतों को, दोनों पद्धतियों को मिलाकर एक तीसरी अप्रोच निकालते हैं, जिसे आप कह सकते हैं जस्ट लाइक बुद्धा, यानी मध्य मार्गी अप्रोच कहते हैं। इसलिए समाजशास्त्र जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं वो जानते होंगे, और या जो नहीं जानते हैं, समाजशास्त्र मूलतः 3 जो है विचारधाराओं पर काम करता है। एक है प्रकारवादी और दूसरी है मार्क्सवादी और तीसरी है अंतःक्रियावादी। प्रकारवादी चिंतक समाज को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं, समाज में होने वाली घटनाओं की व्याख्या वो सकारात्मक नजरिए से करते हैं, जबकि मार्क्सवादी जो चिंतक है समाज की जो व्याख्या है वर्ग संघर्ष के नजरिए से, उत्पादन के साधनों के नजरिए से करते हैं, यानी और एक तरीके से वो समाज में इक्वलिटी, सोशलिज्म की बात करते हैं। जबकि अंतःक्रियावादी जो चिंतक हैं मित्रों, वो लोग बात करते हैं कि कोई जो घटना हुई है उसके ठीक सही पहलू को पहचानना, यानी कि
उसके नज़दीक जाकर उसकी व्याख्या करना, उसको ठीक से उसकी माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करना। जबकि प्रकार्यवाद में व्याख्या की जाती है, उसमें जो मेथोडोलॉजी ली जाती है वो इंटरेक्शन अप्रोच से थोड़ा सा भिन्न है। अब भारतीय चिंतकों पर बात करते हैं। भारतीय चिंतकों में भारतीय जो समाजशास्त्र के जनक हैं उसे जीएस घुरिये हैं, लेकिन उनका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये सैंपल पेपर की तरह है, एक तरीके के सैंपल है। जब पेपर आएगा तो सब जगह से प्रश्न पूछे जाएंगे। राधा कमल मुखर्जी सामाजिक मूल्यों के सिद्धांत, भारतीय मूल्यों पर उनका काफ़ी काम है। भारतीय समाजशास्त्र में मूल्य और परंपरा के बीच अंतर को भी वो उठाते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ये जीएस घुरिये के शिष्य थे और इन्होंने भारतीय समाजशास्त्र में सबसे पहले क्षेत्र अध्ययन को उपयोग किया है ना, और इन्होंने प्राइमरी डेटा को अपने रिसर्च में शामिल किया। पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, फैलाव, वोट बैंक है ना, प्रभु जाति, ये सब कंसेप्ट इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो मेथोडोलॉजी है उसे कहा जाता है संरचनात्मक प्रकारीवाद। और जीएस घुरिये देखो दिया हुआ है, सॉरी जीएस घुरिये के बारे में दिया हुआ है। जीएस मैंने ध्यान नहीं दिया था। जीएस घुरिये भारतीय समाजशास्त्र के जनक हैं। इनकी जाति व्यवस्था का सिद्धांत जो बहुत ही पॉपुलर है, 6 विशेषताएं बताते हैं, जबकि श्रीनिवास इनके बाद 9 विशेषताएं बताते हैं। जीएस घुरिये का मानना था यदि हमें भारतीय समाज को समझना है तो हमें इंडोलॉजिकल अप्रोच, यानी सरल भाषा में कहा जाए तो भारतीय विद्या उपागम, यानी कि प्राचीन ग्रंथों को जानकर ही हम भारतीय समाज की सही व्याख्या कर सकते हैं। इस तरीके से इनकी राय है। और इनकी काफ़ी बुक्स हैं इन लोगों की, वो हमें समझनी होंगी, पढ़नी होंगी। आगे बढ़ते हैं। चौथी यूनिट में कहा गया है समकालीन समाजशास्त्री सिद्धांत। तो समकालीन समाजशास्त्री सिद्धांत से क्या आशय है मित्रों? समकालीन समाजशास्त्री सिद्धांत से आशय है जो कंटेम्पररी सोशोलॉजिकल जो थेरीज हैं, जैसे प्रघटना शास्त्र, लोक विधि विज्ञान, गारफिंकल, गॉफमैन, अल्फ्रेड शुड्स, लोग इन थेरी से जुड़े हैं। ये जो सिद्धांत हैं वो कहीं ना कहीं ये सिद्धांत कहीं ना कहीं व्याख्या करते हैं समाज के अंतःक्रियावादी पहलू की व्याख्या करते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। जैसे मैंने भी आप लोगों को 3 अप्रोच बताई थी, एक प्रकार्यवादी, एक मार्क्सवादी और एक अंतःक्रियावादी अप्रोच। ये पद्धति शास्त्र है, समाजशास्त्र के 3 मूल पद्धति शास्त्र हैं। इनमें जो ये समकालीन चिंतक में जो प्रघटना शास्त्र, लोक विधि विज्ञान दे रखा है, ये पोस्ट आप कह सकते हैं उत्तर अंतःक्रियावादी चिंतक हैं। जो इसके जो संस्थापक हैं वेबर, उनसे आगे जाते हैं और ये लोग कहीं ज़्यादा माइक्रो लेवल पर समाज की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से मार्क्सवाद के जनक कार्ल मार्क्स हैं, लेकिन अगर उत्तर या पोस्ट जो है मार्क्सिस्ट थ्योरी की बात करें तो अल्थूजर, डेहरनडार्फ, कोजर, कॉलिंस इत्यादि चिंतक हैं। वहीं प्रकार्यवाद की बात करें तो 9 प्रकार्यवादी चिंतक कहा जाता है, 9 प्रकार्यवादी चिंतन। और 9 प्रकार्यवादी चिंतक है मित्रों जाफरी अलेक्जेंडर, और प्रकार्यवाद को और परिशुद्ध रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। फिर अपने लेक्चर में इन लोगों के बारे में डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इनको आपको बहुत ही सरलता से, सहजता से समझाया जाएगा। अब आपके यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रकार्यवाद पर, संरचनावाद पर और मार्क्सवाद पर। फिर एक नए तरीके से इसको अभिव्यक्त किया जा रहा है। तो जो प्रकार्यवादी चिंतक हैं इनमें स्पेंसर, काम्टे इत्यादि चिंतकों के बारे में पढ़ना है, काफ़ी है। इमाइल दरखाइम,
पार्सन्स और रॉबर्ट किंग मर्टन इत्यादि चिंतक हैं। जबकि संरचनावादी जब चिंतन के बारे में बात करेंगे तो लेवी स्ट्रॉस, नडेल, ये सब लोग वहां पर आप लोग देखेंगे। जबकि मार्क्सवादी चिंतन में मैंने बताया कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। फिर जैसे यहाँ लिखा वर्ग संघर्ष सिद्धांत। अब संघर्ष सिद्धांत के बारे में कार्ल मार्क्स की सबसे ज्यादा राय है, क्योंकि फाउंडिंग फादर हैं मार्क्सवादी पद्धति के। तो ये क्या कहते हैं, जिनका मोड ऑफ प्रोडक्शन पर नियंत्रण है वही सभी प्रकार की जो है सुपर स्ट्रक्चर को निर्धारित करेगा। फिर विनिमय सिद्धांत, विनिमय सिद्धांत होमन्स का है, ये बताएंगे। लेवी स्ट्रास भी कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ ना कुछ बात करते हैं। फिर देखो बहुत साफ लिखा हुआ है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की जो आइडिया है यह भी मित्रों अंतःक्रियावादी सिद्धांत पद्धति जो है उसके अंतर्गत है। इसमें G.H. मीड, ब्लूमर ये पढ़ेंगे आप। इसमें C.H. कूले को भी पढ़ेंगे। 3 इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जो इनमें पढ़ना है। इनकी थ्योरी लुकिंग ग्लास सेल्फ है ना, प्राइमरी ग्रुप, G.H. मीड का सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को और ज़्यादा जो डेवलप किया इन्होंने, ये सब चीज़ें बताने की कोशिश की जाएगी। मैं इस लेक्चर को थोड़ा सा डिटेल इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे तरीके से समझ लें, किसी प्रकार के भ्रम में न रहें, और ताकि आप तैयारी को ठीक तरीके से कर सकें। फिर सामाजिक, अगला जो है यूनिट है सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण यूनिट। इसमें सोशल जो चेंज की थ्योरी है, जो सोशल कंट्रोल की थ्योरी, उसको हमें पढ़ना है। अब देखो सामाजिक परिवर्तन क्या है, सभी को पता है, समाज में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब अवधारणाएं जब आप देखेंगे तो यहाँ 3 अवधारणाएं आपको देखने को मिलेगी। प्रकारवादी अवधारणाएं, इससे जुड़े जैसे डेविस मूर वगैरह चिंतक हैं उनको पढ़ना है। अन्य तमाम चिंतक जिनकी पहले बात कर चुके हैं। मार्क्सवादी चिंतन है सामाजिक परिवर्तन का, जैसे कार्ल मार्क्स हैं, वर्ग संघर्ष, क्लास फॉर इट सेल्फ के द्वारा जो परिवर्तन लाने की बात करते हैं, वो यहाँ पढ़ने की आवश्यकता है। और कई सारे थिंकर है ना। और फिर उसके बाद अंतःक्रियावादी चिंतकों के बारे में पढ़ेंगे है ना, जो है सर्कुलेशन एलीट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत जो है वहाँ सिद्धांत है और जो है अवधारणाएं हैं, फैक्टर्स हैं, किस कारकों, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से सोशल चेंज आता है। अब यहीं पर आपको जो है संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, वो सब भी यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। कानून और विधान भी जानने की कोशिश करेंगे आप लोग। फिर अगला है सामाजिक नियंत्रण। तो सोशल कंट्रोल, भाई समाज में जो नियंत्रण है वो 2 प्रकारों से बना होता है। एक होता है औपचारिक नियंत्रण और एक है अनौपचारिक नियंत्रण। अनौपचारिक नियंत्रण मित्रों कौन करता है, समाज और परिवार। और औपचारिक नियंत्रण कौन करता है, राज्य करता है, सरकार करती है। देखो यहां देख रखा है साधन, अभिकरण, एजेंसी और मीन। फिर आगे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, कि सामाजिक परिवर्तन किन स्वरूपों में होता है, जैसे औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, भूमंडलीकरण, ये सब है। जो है संचार के साधन की भूमिका क्या है। तो जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ेंगे तो इसमें रॉबर्ट ई पार्क से लेकर हर समाजशास्त्री के डेफिनेशन पढ़ेंगे, ममफोर्ड वगैरह, जैसे नगरीकरण का स्वरूप कैसे डेवलप हुआ, कैसे नगर बने, मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेगापॉलिटन सिटी, है ना, ये जो सब चीज़ें डेवलप हुई हैं, नगरीकरण की समस्याएं क्या हैं, है ना, ये सब चीज़ें वहाँ पर, इनसे जुड़ी बुक्स, इनसे जुड़ी डेफिनेशंस, वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। फिर आधुनिकीकरण के बारे में ठीक से जानेंगे। आधुनिकीकरण में ये कंसेप्ट दिया गया है एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा, लेकिन इसे नए स्वरूपों में भी पढ़ा जाएगा। पश्चिमीकरण का कंसेप्ट एम.एन. श्रीनिवास का कंसेप्ट है। फिर भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन वर्ड जो है भी प्रयोग हुआ है, और ग्लोबलाइजेशन 1991 से या 1919 से कह सकते हो पूरी दुनिया में है। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से कैसे दुनिया में एक तरीके से पूंजीवादी वाल हुआ, उसके प्रभाव क्या हैं। समीर अमीम वगैरह समाजशास्त्री यहाँ पर काफ़ी प्रभावी हैं। फिर संचार के साधनों की भूमिका क्या है सामाजिक नियंत्रण में, सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण में संचार के साधनों की भूमिका। तो बिल्कुल
ये संचार के साधन सभी आप सिंपल हैं एकदम। फिर अगली छठी यूनिट में कहा जा रहा है मित्रों भारतीय समाज एवं संस्कृति के बारे में। तो यहाँ प्योर भारतीय समाज के बारे में यहाँ जानने की कोशिश है। चूँकि भारत में जैसी जाति व्यवस्था है वैसी जाति व्यवस्था शायद ही दुनिया में कहीं पर हो। तो यहाँ हम लोग जाति व्यवस्था के विभिन्न सिद्धांत जानेंगे, व्यावसायिक सिद्धांत है ना, प्रजातीय सिद्धांत इत्यादि, परंपरागत सिद्धांत, वर्ग हमारे भारत में कैसे वर्ग बने हैं। तो हमारे यहाँ जो है एंशिएंट टाइम से जो है वर्गों की जो है कंसेप्ट है जो काम करता है। हमारे यहाँ जो ठीक कार्ल मार्क्स की जो वर्गीय अवधारणा है उस तरीके की वर्गीय अवधारणा काम नहीं करती। विवाह, परिवार, ये संस्थाएं कैसे काम करती हैं और कैसे सामाजिक सुदृढ़ता, सामाजिक एकता, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक समाजीकरण को बनाए रखने में, समाज को निरंतरता देने में सहायक है। अब ये इनकी डिटेल एनालिसिस, एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार, उसी तरीके से विवाह के बारे में जो डेफिनेशंस हैं, जो बुक्स हैं, जो ऑथर्स की राय है, कैसे उनमें चेंजेस आ रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड चेंज के संदर्भ में उसको समझा जाएगा। फिर संस्कृतिकरण का कंसेप्ट आया है, धर्मनिरपेक्षीकरण का कंसेप्ट आया, बृहत परंपरा, लघु परंपरा, रॉबर्ट रेडफील्ड वगैरह, सार्वभौमिकीकरण और स्थानीयकरण के बारे में जानेंगे। और इनके एग्जाम्पल में पूछ लेते हैं, जनजातियों के कुछ का जो है कल्चर्स पूछ लेते हैं, मतलब रिचुअल्स पूछ लेते हैं, वो सब चीज़ें। और इन डेफिनेशंस को किसने दिया, कैसे ये जो है एक तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है समाज में, ये सब चीज़ें यहाँ पर ठीक तरीके से जानने की कोशिश की जाएगी। अगली यूनिट है मित्रों 7वीं यूनिट है, इसमें भारतीय ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं। इसमें जाति व्यवस्था, भारतीय ग्रामीण सामाजिक संस्था लिखा हुआ है, इसमें जाति व्यवस्था के बारे में जानने की कोशिश की जाएगी कि जाति व्यवस्था कैसे काम करती है। इसी में जजमानी व्यवस्था, जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो है प्रभु जाति का कंसेप्ट, ये सब भी चीज़ें पढ़ेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो है ये कैसे वर्ण व्यवस्था से निकला है और कैसे ये डेवलप हुआ है, पूरा नातेदारी कैसे काम करती है, ये इस कंसेप्ट को ठीक से जानेंगे। पंचायती राज व्यवस्था कैसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में आया और उसकी वजह से महिलाओं को क्या राइट मिले, रूरल स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ, उसके माध्यम से किस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, है ना। आगे अगली यूनिट है 8वीं यूनिट, और ये 7वीं यूनिट से थोड़ा सा बड़ी है। इसमें कहा जा रहा है समकालीन भारतीय सामाजिक समस्याएं, कंटेम्पररी यानी जो वर्तमान में है। निर्धनता एक सापेक्षिक अवधारणा है, एक न्यूट्रल अवधारणा भी है। गरीबी, बेरोजगारी, लिंग असमानता जो महिला और पुरुष के बीच में है, भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं, कमजोर वर्ग के विरुद्ध जो मतलब संवैधानिक प्रावधान हैं, जो उनकी चुनौतियां हैं, उनको देखा जाएगा। अत्याचार जैसे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, अनुसूचित जनजाति, जाति, इन सब के खिलाफ, अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ अधिकार, और इनसे जुड़े जो संवैधानिक कानून हैं, आर्टिकल 17, आर्टिकल 15 सेक्शन 4, आर्टिकल 16 सेक्शन 4, आर्टिकल 14 विधिकीय समता समान संरक्षण, आर्टिकल 46, आर्टिकल 330, 332, 334, 340, 341, 342, ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना। और जो मैं इसमें जो समकालिक चीज़ें बताऊंगा, जस्टिस रोहिणी कमेटी जो बनी है, जो ओबीसी जो रिजर्वेशन है कैसे इस्टेब्लिश हुआ, कैसे उसका उपवर्गीकरण हुआ, उसी तरीके से जो अनुसूचित जातियां जनजातियां हैं इनको कैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है कैसे राजनीतिक आरक्षण पूना पैक्ट के द्वारा दिया गया, वो सारा जो है कुछ कवर किया जाएगा। और अल्पसंख्यकों की समस्याएं, इनके संवैधानिक प्रावधान और सामाजिक समस्याओं के बारे में जो है विश्लेषण किया जाएगा। और डिटेल मैटर होगा, जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से मैक्सिमम सवाल आ जाएंगे, ये मेरी तरफ से गारंटी है। 9th यूनिट है, यह है सामाजिक अनुसंधान पद्धति। बेसिकली इसे होना चाहिए था दूसरी यूनिट के तौर पर, जहां आप समाजशास्त्र के उदय और विकास के बारे में जाने, तो उसके बाद सही तरीका होना चाहिए कि सामाजिक अनुसंधान का टॉपिक होना चाहिए। इसमें पहला है सामाजिक शोध, सोशल रिसर्च। इसका अर्थ क्या है, अनुसंधान के चरण कितने होते हैं, ये जानने की कोशिश है कि किस किस स्वरूपों से अनुसंधान होता है,
पहले हम टॉपिक चुनते हैं, साहित्य की समीक्षा करते हैं ना, अवलोकन करते हैं, साक्षात करते हैं, है ना, ये सब चीज़ें जो हैं वो सब यहाँ जानने की कोशिश की जाएगी। और समाजशास्त्रियों की क्या राय है, बेसिकली यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, कौन किस सेल्टिन जहोदा ने क्या कहा, है ना, ये सब चीज़ें पूछते हैं। फिर रिसर्च प्रारूप, शोध प्रारूप क्या होता है, कि यानी रिसर्च प्रारूप कैसे बनता है, वही चीज़ है कि उसके चरण क्या है। अर्थ और प्रकार, कितने प्रकार का होता है ना, वर्णनात्मक, वर्गात्मक, है ना, ये सब चीज़ें। फिर डेटा कलेक्शन, संकलन की पद्धतियाँ, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो वही समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, मीडियन वाला, ये पता ही होगा, ठीक है। और फिर लास्ट है में कहा गया मानक विचलन और सहसंबंध, ये पूरी यूनिट इसी से बेस्ड है, जहाँ पर ये जो दो चीज़ें हैं ये बेस्ड हैं एक तरीके से, मैथमेटिकल चीज़ें हैं, स्टैटिकल चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर इनके सोशोलॉजिकल पहलू पूछे जाएंगे, यहाँ कहीं सूत्र नहीं पूछा जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके सामने मैंने पूरे सिलेबस को जो है एक बार में बताने की कोशिश की है। चूँकि 9 यूनिट में एक लंबा सिलेबस है आपके सामने, इसलिए इस सिलेबस की ठीक तरीके से डिटेल व्याख्या जो है करने में काफ़ी बहुत बड़ा वीडियो बन जाता, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहलुओं को समझाया जाए। मेरा जो है लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। जो कैंडिडेट हमारे लेक्चर को ज्वाइन करना चाहते हैं वो 7054161270 पर कॉल करें और हमारे साथ बातचीत कर लें और अपना जो है कोर्स ले सकते हैं। पीजीटी के लिए जो फीस है वो है मात्र 25 रुपये। प्रत्येक टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा और उसके सभी पहलुओं को कवर किया जाएगा। कोई बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बुक्स नहीं लेना है, सिर्फ मैटर पढ़ना है जो मैं डिस्कस करूंगा। और मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे आप लोगों को, और प्लस कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पीडीएफ भी दूं, ये आपको इतना प्रोवाइड किया जाएगा। और पिछले साल में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी जो है डिस्कस किया जाएगा, जिससे आप ठीक तरीके से अपनी परीक्षा तैयारी को परख सके। इस तरीके से मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा। यदि आप मुझसे सहमत हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। आप आइए और कम से कम फीस में अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू वेरी मच।